क्या आपने कभी सोचा है, एक बच्चा पैदा होते ही बीमारी लेकर आता है, एक दूसरा बच्चा पैदा होते ही लग्जरी और सेफ्टी में, एक इंसान ऑनेस्ट रहकर भी सफर करता है, एक करप्ट इंसान पावर और पैसा एंजॉय करता है। ये चीजें हम सब देखते हैं और दिल में एक सवाल उठता है, अगर कोई हायर इंटेलिजेंस है तो ये इम्बैलेंस क्यों? ब्रायन कहते हैं ये सवाल इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिकली सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक या तो लाइफ रैंडम है, मतलब कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है, सब कुछ एक्सीडेंट है, कोई मीनिंग नहीं, या फिर सिस्टम इतना बड़ा है कि हम देख नहीं पा रहे। बुक यहीं से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है। ब्रायन ब्लाइंड बिलीफ नहीं मांगते, वो कहते हैं चलो रैशनली सोचते हैं, लिमिटेड टाइम फ्रेम की प्रॉब्लम। वो एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं। सोचो तुम एक मूवी देख रहे हो, पर तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का रैंडम क्लिप दिखाया जाता है। उस क्लिप में हीरो रो रहा है, हार रहा है, इंसल्ट हो रहा है। तुम तुरंत कंक्लूड करोगे इसकी लाइफ तो ट्रैजिक है, पर अगर तुम पूरी मूवी देखते, हो सकता है एंड में वही हीरो विनर बन जाए। ब्रायन कहते हैं हम लाइफ को सिर्फ एक शॉर्ट क्लिप की तरह देख रहे हैं। अगर एग्जिस्टेंस सिर्फ एक जन्म तक लिमिटेड नहीं हो, अगर ये एक लॉन्ग जर्नी हो, तो फेयरनेस शॉर्ट टर्म में विजिबल नहीं होगी। बुक की बिगिनिंग में ही ब्रायन एक बोल्ड क्लेम करते हैं, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गलत का रिजल्ट तुरंत मिले, या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके वजह से हमारे लाइफ में भी कुछ अच्छा होना तुरंत शुरू हो जाए। पर नेचुरल सिस्टम्स में डिले कॉमन है। जैसे दोस्तों, हम बीज आज बोते हैं, पेड़ सालों बाद। एक्सरसाइज आज करते हैं, बॉडी मंथ्स बाद चेंज होती है। गलत हैबिट आज करते हैं, प्रॉब्लम ईयर्स बाद। वैसे ही कार्मिक सिस्टम में भी डिले हो सकता है। ब्रायन हाइंस कहते हैं कि हम लाइफ को एक सिंगल एपिसोड की तरह देखते हैं, पर अगर एग्जिस्टेंस सिर्फ एक जन्म तक लिमिटेड ना हो, अगर ये एक लॉन्ग जर्नी हो, उनका मेन आर्ग्यूमेंट है, अगर सोल एग्जिस्ट करती है, अगर रीबर्थ या लॉन्ग कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, तो फिर शॉर्ट टर्म अनफेयरनेस एक्चुअली लॉन्ग टर्म फेयरनेस का पार्ट हो सकती है। कर्मा इमोशनल रिएक्शन नहीं, मैथमेटिकल सिस्टम है। ब्रायन हाइंस कर्मा को इमोशनल या रिलीजियस बिलीफ के रूप में प्रेजेंट नहीं करते, वो इसे एक नेचुरल लॉ बताते हैं। जैसे ग्रेविटी सब पर इक्वली अप्लाई होती है, वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट भी इक्वली अप्लाई होता है। तुम जो एक्शन करते हो वो किसी न किसी फॉर्म में तुम्हारे पास रिटर्न होता है। पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, रिटर्न इमीडिएट नहीं होता, और जब डिले होता है तब हमें लगता है लाइफ अनफेयर है। हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट देख सकते हैं, पर कॉज पास्ट में हो सकता है और इफेक्ट फ्यूचर में हो सकता है। मतलब जो अब हो रहा है वो शायद किसी पुराने कॉज का रिजल्ट हो, और जो अब तुम कर रहे हो उसका इफेक्ट शायद बाद में दिखे। इसलिए अगर हम सिर्फ करंट सीन को जज करें तो फेयरनेस इनविजिबल लगेगी। कर्मा कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, कर्मा कोई रिलीजियस थ्रेट नहीं है, कर्मा एक नेचुरल लॉ है। जैसे ग्रेविटी को तुम बिलीव करो या ना करो वो काम करती रहेगी, वैसे ही कर्मा भी बिलीफ पर डिपेंडेंट नहीं है। हर एक्शन एक एनर्जी क्रिएट करता है। दोस्तों, हर एक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, 3 लेवल पर कर्मा क्रिएट होता है, थॉट, इमोशन, एक्शन। तुम किसी को फिजिकली हर्ट ना भी करो, पर अगर तुम्हारे अंदर हेट्रेड जनरेट होता है, वो भी एक कार्मिक इम्प्रिंट क्रिएट करता है। इसे वो कॉज कहते हैं। यूनिवर्स मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ब्रायन का कोर आइडिया यह है, यूनिवर्स जज नहीं करता, यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करता है। जैसे तुम मिरर के सामने स्माइल करो, रिफ्लेक्शन स्माइल करता है, गुस्सा करो, रिफ्लेक्शन गुस्सा दिखाता है। कर्मा भी रिफ्लेक्शन है। तुम जो वाइब्रेशन भेजते हो वो किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न होती है, कभी सिचुएशन के थ्रू, कभी लोगों के थ्रू, कभी इंटरनल स्टेट के थ्रू। इसलिए दोस्तों, हमें अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि आज का बोया हुआ कभी ना कभी काटना पड़ेगा। फ्री विल प्लस कॉन्सिक्वेंस बुक का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लाइफ फेयर इसलिए है क्योंकि हमें फ्री विल मिली हुई है। हम चूज करते हैं क्या सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या डिसीजन लेना है। सिचुएशन कुछ भी हो, हमें क्या करना है ये हमेशा हमारे हाथ में होता है।
पर हर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस होता है। दोस्तों, यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं करता, यूनिवर्स सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मिरर, तुम गुस्सा भेजो, गुस्सा रिटर्न होता है, तुम प्यार भेजो, कंपैशन रिटर्न होता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले फेज में। हर चॉइस एक सीड है। सीड छोटा होता है पर फ्यूचर में ट्री बन सकता है। इसलिए दोस्तों, ऑथर कहते हैं, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम को क्रिएटर हो। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म, जस्टिस को कंप्लीट करने वाला मिसिंग पीस। ब्रायन हाइंस बुक में रीइंकार्नेशन को रिलीजियस बिलीफ की तरह प्रेजेंट नहीं करते, वो इसे एक लॉजिकल नेसेसिटी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका बेसिक आर्गुमेंट सिंपल है, अगर सिर्फ 8 ही लाइफ होती तो फेयरनेस इम्पॉसिबल होती। क्यों? दोस्तों, एक सीन इमेजिन करिए। एक बच्चा पैदा होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी में, दूसरा बच्चा पैदा होता है बिलियनर फैमिली में। अगर एग्जिस्टेंस सिर्फ बर्थ से डेथ तक लिमिटेड है तो ये क्लियर इनइक्वालिटी है। पर अगर लाइफ एक सिंगल चैप्टर नहीं बल्कि एक लॉन्ग सीरीज है तो पिक्चर चेंज हो सकती है। दोस्तों, हम लाइफ को 70-80 इयर्स के फ्रेम में जज करते हैं, पर अगर सोल एटर्नल हो, अगर कॉन्शियसनेस बॉडी से इंडिपेंडेंट हो, तो फिर एक जन्म सिर्फ एक स्टेज होगा, और अगर मल्टीपल स्टेजेस हैं तो बैलेंसिंग भी मल्टीपल स्टेजेस में हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट कर्मा के सिस्टम को लॉजिकली कंप्लीट करता है। सोचो, तुम एक वेब सीरीज देख रहे हो, सीजन 1 का एंड हीरो के स्ट्रगल पर होता है। अगर तुम्हें लगे स्टोरी वहीं खत्म हो गई तो इनजस्टिस लगेगा, पर अगर सीजन 2, 3, 4 एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीट आर्क समझ आता है। ब्रायन कहते हैं, बर्थ और डेथ सिर्फ एपिसोड्स हैं, कॉन्शियसनेस मेन कैरेक्टर है। मेमोरी का सवाल, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, अगर पास्ट लाइफ थी तो याद क्यों नहीं? ब्रायन इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करते। वो कहते हैं, मेमोरी ब्रेन में स्टोर होती है, अगर बॉडी चेंज होती है ब्रेन भी चेंज होता है, पर पर्सनालिटी ट्रेट्स, टेंडेंसीज, फियर्स, टैलेंट्स, ये सब डीप इम्प्रिंट के रूप में कैरी हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चों को बिना रीजन के स्पेसिफिक फियर्स होते हैं। ये सब उनके हिसाब से कार्मिक कैरी ओवर हो सकता है। वो क्लेम नहीं करते ये प्रूफ है, पर वो कहते हैं ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी है। रीइंकार्नेशन एज लर्निंग प्रोसेस। ब्रायन पुनर्जन्म को पनिशमेंट साइकिल नहीं बोलते, वो इसे लर्निंग साइकिल बोलते हैं। हर लाइफ एक क्लासरूम है। अगर एक लाइफ में तुमने पावर का मिसयूज किया, दूसरों को हर्ट किया, ईगो में डिसीजंस लिए, तो नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें ऑपोजिट एक्सपीरियंस मिल सकता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये रिवेंज नहीं, ये एवोल्यूशन है। उनके अकॉर्डिंग सोल का गोल कंफर्ट नहीं है, सोल का गोल ग्रोथ है, और ग्रोथ के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रगल्स, डिफरेंट रोल्स जरूरी हो सकते हैं। कभी तुम विक्टिम रोल में, कभी तुम पावरफुल रोल में, हर रोल एक लेसन है। सफरिंग को रीफ्रेम करना, यह कॉन्सेप्ट इमोशनली पावरफुल है। अगर रीइंकार्नेशन पॉसिबल है तो सफरिंग मीनिंगलेस नहीं होती, वो एक लॉन्गर इक्वेशन का पार्ट हो सकती है। इससे विक्टिम माइंडसेट वीक होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। अब आता है पुनर्जन्म का साइंटिफिक एंगल। ब्रायन स्पिरिचुअल बिलीवर होते हुए भी लॉजिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं। वो कहते हैं, साइंस ने एनर्जी के कंजर्वेशन को एक्सेप्ट किया है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। अगर कॉन्शियसनेस भी एक सटल एनर्जी है तो क्या वो बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है या ट्रांसफॉर्म होती है? ये क्वेश्चन वो रीडर के लिए ओपन छोड़ते हैं। दोस्तों, रीइंकार्नेशन बुक में ब्लाइंड फेथ नहीं है, वो एक एक्सप्लेनेटरी मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जो इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, कर्मा को कंप्लीट करता है और जस्टिस को लॉन्ग टर्म में मीनिंगफुल बनाता है। और इसीलिए बुक का नाम है लाइफ इज फेयर, क्योंकि फेयरनेस 80 इयर्स के विंडो में नहीं, सोल के लॉन्ग जर्नी में दिख सकती है। सफरिंग, पनिशमेंट या लेसन, ये बुक का इमोशनल सेंटर है। ब्रायन कहते हैं, सफरिंग पनिशमेंट नहीं है, सफरिंग एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है, मोमेंट में पेन, लॉन्ग टर्म में हीलिंग। अगर किसी ने पास्ट में हार्म क्रिएट किया तो फ्यूचर में उसको उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है, ताकि वो समझ सके दूसरों पर क्या इफेक्ट होता है। ये रिवेंज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। विक्टिम माइंडसेट का ब्रेक, बुक का एक बोल्ड मैसेज है। जब तक तुम खुद को विक्टिम समझते रहोगे, तुम सिस्टम को समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, ब्रायन ब्लेम कल्चर को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, सोसाइटी, गॉड, इन सबको ब्लेम करने से क्लैरिटी नहीं मिलती।
रियल पावर तब आती है जब इंसान कहता है शायद इसमें भी कोई हिडन लॉजिक है। ये सोच तुम्हें वीक नहीं बनाती, ये तुम्हें मैच्योर बनाती है। दोस्तों, यूनिवर्स रैंडम नहीं है। ब्रायन हाइंस साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं फिजिक्स में रैंडमनेस दिखती है, पर डीपर लेवल पर पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही लाइफ में केओस दिखता है, पर डीपर लेवल पर बैलेंस चल रहा होता है। तुम अभी सिर्फ एक फ्रेम देख रहे हो, यूनिवर्स पूरी फिल्म देख रहा है। फियर का एंड। अगर लाइफ ट्रूली फेयर है तो फियर कम हो जाता है, क्योंकि फिर तुम जानते हो कुछ भी बेकार नहीं जाता, कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता, कोई भी पेन मीनिंगलेस नहीं होता। सब एक लार्जर इक्वेशन का पार्ट है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। दोस्तों, इस बिलीफ का मतलब क्या है डेली लाइफ में? आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आप दूसरों को हार्म करने से पहले सोचते हो, आप पेशेंस डेवलप करते हो, आप कंपैरिजन कम करते हो, क्योंकि आप जानते हो सिस्टम स्लो है पर एक्यूरेट है। फाइनल रियलाइजेशन। दोस्तों, बुक के एंड में ब्रायन हाइंस इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं, लाइफ अनफेयर तब लगती है जब हम उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। अगर तुम ब्रॉडर टाइमलाइन में देखो तो हर इवेंट ग्रोथ का पार्ट है, बैलेंस का पार्ट है, एवोल्यूशन का पार्ट है। लाइफ तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लाइफ तुम्हें इवॉल्व कर रही है। और दोस्तों, आपको एक सीक्रेट पता है? इस बुक के कॉन्सेप्ट को समझकर ही शाहिद कपूर ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। उम्मीद करता हूं आप भी इस बुक के कॉन्सेप्ट्स अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे।